प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं। समविभव पृष्ठ पढ़ा हमने और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स भी हमने कवर किए। ओके, आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो उसके बाद लास्ट क्लास में ही हमने एक पॉइंट और भी पढ़ा हुआ था कि जो समविभव पृष्ठ होता है और वैद्युत क्षेत्र दोनों आपस में लंबवत होते हैं। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। मींस अगर हमें कहीं पर समविभव पृष्ठ मालूम है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर लंबवत होगा। दूसरी चीज, और किस दिशा में होगा, तो आंसर है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दूसरी चीज, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी गई है तो हम समविभव पृष्ठ बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है समविभव पृष्ठ। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी। आज हम उसी समविभव पृष्ठ से रिलेटेड कुछ चीजें और हमने स्टडी करनी है। जैसे आज का हमारा आर्टिकल है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आपको यह भी याद होगा बेटा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यानी कि जब समविभव पृष्ठ एक से ज्यादा होते हैं तो एज अ ग्रुप उन्हें हम इक्विपोटेंशियल्स कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिखें या हम इक्विपोटेंशियल्स कह दें, एक ही बात है, सेम चीज है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, विभिन्न प्रकार का जो आवेश वितरण रहेगा उसकी वजह से आज हम समविभव पृष्ठों को बनाना सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किस तरह का इक्विपोटेंशियल बनेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे उसकी। ओके, तो विभिन्न आवेश वितरणों के कारण समविभव पृष्ठ। सबसे पहले मैं लेता हूं पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, देखिए पॉइंट चार्ज जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं बिंदु आवेश। तो अगर कहीं पर बिंदु आवेश है तो उसकी वजह से किस प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। हालांकि लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो ये चीज आपको बताई गई है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो गोलाकार होता है। लेकिन आज उसको बना के देखिए कैसे बनेगा, मैं आपको बताता हूं, आप गौर करिए। यहां पर मैंने ये एक पॉइंट चार्ज ले लिया, सपोज दिस इज प्लस क्यू। ओके, अच्छा, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो जैसे कि मैंने अभी आपको याद दिलाया कि समविभव पृष्ठ सदैव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है कैसे बनाएं तो सबसे पहले आप वैद्युत बल रेखा बना लो। वैद्युत बल रेखा बनाने के बाद उसके लंबवत जो भी सरफेस बना करेगी वो समविभव पृष्ठ हुआ करेगी। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो पॉइंट चार्ज है ना, इसकी वजह से मैं वैद्युत बल रेखा बना लेता हूं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो वैद्युत बल रेखाएं आती हैं वो वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य रूप से रेडियली आउटवर्ड होंगी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और रेडियली इनवर्ड होंगी अगर नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप पढ़ रहे थे उस समय भी ये आपको बना के बताई गई हैं। तो ये मैंने बना दी, देखिए ये मैंने बनाई कि अगर यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, सपोज पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड। अब अगर ये रेडियली आउटवर्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने बना दिया। अब हमें बनाना है इसका समविभव पृष्ठ। बड़ा इजी है। समविभव पृष्ठ बनाने के लिए आप तो दो बातें जानते हैं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव कैसा होगा, समान, और दूसरी चीज क्या होगी कि वो वैद्युत क्षेत्र पर कैसा होगा, लंब। तो आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि इस पॉइंट चार्ज से बराबर बराबर दूरी पर, सेम डिस्टेंसेस पर, जैसे यहां से
इतनी दूरी पर हमने एक लंब बना लिया ऐसा परपेंडिकुलर। फिर इतनी ही दूरी पर इस पर एक ऐसा लंब बना लो, इतनी दूरी पर इस पर लंब बना लो, इतनी दूरी पर इस पर परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। सेम डिस्टेंस पर, डिस्टेंस सेम रहने से विभव कैसा होगा? समान, और लंब होने से समविभव पृष्ठ की निशानी है कि वो वैद्युत क्षेत्र पर कैसा होता है? लंबवत होता है। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाए हैं, ये परपेंडिकुलर इसलिए है कि अगर इन सबको मिला देंगे तो जो सरफेस यहां पर बनेगी वो इन सब वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगी। अब अगर इन सबको आप ऐसा मिला देते हैं तो आप देखिए कि आपको क्या मिलेगा। एक इस तरह की आपको सरफेस मिल रही है। इसको मैं ऐसा डार्क कर देता हूं, ये देखिए। तो आप देखा हमने जो प्रॉपर्टीज समविभव पृष्ठ की थी उनका यूज किया, सेम डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से और हर वैद्युत क्षेत्र की रेखा पर कैसा? लंबवत। ऐसा बनाकर जब मिलाया तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी जो कि गोलाकार सरफेस बनी। तो यहां पर ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस इसकी कैसी है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलीय, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र पर लंबवत करके हमने बना लिया। आप चाहें कि तो और भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई जा सकती हैं, जैसे कि मैंने बोला किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ असंख्य समविभव पृष्ठ बनाए जा सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने इस पॉइंट को नोट भी किया था। तो असंख्य आप बना सकते हैं। एक ऐसा ही यहां पर लेकर एक ये समविभव पृष्ठ बना सकते हैं, ऐसा ही सेम डिस्टेंस पर और वैद्युत बल रेखाओं पर लंबवत लेकर एक ये सरफेस आप यहां पर बना सकते हैं। इस तरीके से ये सब की सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी और कैसी होंगी? गोलीय होंगी। तो सभी बच्चों को एक चीज तो याद रखनी है कि चार्ज कैसा था? पॉइंट चार्ज। उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनी, स्फेरिकल सरफेसेस बनी, गोलीय पृष्ठ बनते हैं। बराबर डिस्टेंस पर गोलाकार पृष्ठ बनेंगे, ये पॉइंट चार्ज की वजह से होगा। सेकंड नंबर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, डाइपोल ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे आप वैद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसा होगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं हम। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया। देखिए, मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये पॉजिटिव चार्ज है। You know very well that in electric dipole there are two equal and opposite charges placed at a certain distance. दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम तैयार होता है बेटा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। अब इसकी वजह से जो वैद्युत बनेगा, समविभव पृष्ठ बनेगा, वो कैसा होगा उसको देखना है हम लोगों को। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। यहां पर सबसे पहले आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसके मिड पॉइंट की बात करूंगा, मध्य बिंदु की अगर मैं बात करूंगा, तो मध्य बिंदु का पोटेंशियल कितना होगा इसको थोड़ा सा देखिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो यहां पर क्या करेंगे आप कि इसके चारों तरफ हमने देखा, इस पॉइंट के चारों तरफ दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। अब अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा वो कैलकुलेट कर लो, फिर इस चार्ज की वजह से यहां कितना पोटेंशियल बनेगा वो कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों का अदिश योग कर लीजिए। दोनों का, क्योंकि ये अदिश राशि, ये जो विभव है वो अदिश राशि है, तो अदिश योग करना पड़ेगा अर्थात निशान सहित जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। क्लियर? चार्ज दोनों सेम है, चार्ज भी सेम है और दोनों से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब है कि दोनों की वजह से इस पॉइंट पर बनने वाला पोटेंशियल भी सेम होगा। अब पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब आप खुद समझिए, इस पॉइंट पर दो पोटेंशियल होंगे, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। दोनों पोटेंशियल्स सेम होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब दोनों पोटेंशियल सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों का एडिशन आप करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? वैल्यू मिलेगी 0। वैल्यू कितनी मिलेगी? वैल्यू मिल जाएगी यहां पर 0। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ? 0। और एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूं, थोड़ा सा आप याद कीजिए कि जो डायपोल होता है उसकी जो निरक्षीय रेखा होती है उसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर आती है। ठीक है? इसका मतलब इसके हर पॉइंट पर अगर मैं एक ऐसा बना दूं तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? 0। और अगर आप एक ऐसी सरफेस बनाते हैं जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा तो वो सरफेस क्या होगी? वो तो समविभव पृष्ठ होगी ना, वही तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की शर्त क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की शर्त यह है कि उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स लोकेटेड हों उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 0 है, 10 है, 100 है, 500 है, आई डोंट केयर, लेकिन उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हो सबका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो अगर मैं एक सरफेस ऐसी बनाता हूं, ये एक सरफेस मैंने बनाई, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इसलिए ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसी बनेगी अप टू इंफिनिटी, अनंत तक ऐसी जा सकती है। समझ आए ना बेटा आपको? ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि समविभव पृष्ठ की शर्त ये है कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा सरफेस होता है जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, फिर वो 0 हो या 10 हो या 100 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निरक्षीय रेखा के हर बिंदु का विभव एक जैसा रहता है, इसलिए निरक्षीय रेखा से जो सरफेस पास होगी, जो सरफेस गुजरेगी, वो सरफेस कौन सी सरफेस होगी? समविभव पृष्ठ होगी। तो ये भी एक समविभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, अच्छा, अब एक चीज और थोड़ा सा देखिए, इसके जो समविभव पृष्ठ बनेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पॉइंट थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, उस सिचुएशन पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल रहेगा। जैसे अगर मैं यहां पर ले लेता हूं पॉइंट, इस जगह पर ले लेता हूं, तो ये भी अपना बनाएगा और ये भी अपना कुछ पोटेंशियल बनाएगा। जैसे बाई चांस इसने यहां पर बनाया 100 पोटेंशियल, तो इसने बनाया +100, अब ये बनाएगा यहां पर पोटेंशियल, लेकिन क्योंकि इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा है। आप देखिए ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बस इतना सा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना बड़ा, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहां बनेगा वो पोटेंशियल थोड़ा सा कम बनेगा। डिस्टेंस ज्यादा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अगर इसने यहां 100 बनाया है तो इसका यहां 80 बनेगा। 80 बनेगा मतलब -80, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट का नेट पोटेंशियल कितना हो गया? +20। क्लियर? अब अगर हम इस साइड में इतनी ही दूरी पर यहां पर पॉइंट ले लेते हैं, इतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर अगर हम पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पर, तो यहां की बात करिए, यहां पर ये +Q, तो यहां कितना बनाएगा? +100 बनाएगा। -Q यहां पर कितना बनाएगा? क्या -Q यहां पर 100 बनाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट -Q से तो और ज्यादा दूरी पर चला गया। अगर ये और ज्यादा डिस्टेंस पर हो गया तो इसके द्वारा बनने वाला पोटेंशियल और कम हो जाएगा, ये बनेगा
-40 मान लिया। अब अगर ये बना -40 तो 100 और -40 यहां का नेट कितना हुआ +60। इसका मतलब है इस चार्ज के इधर उतनी ही दूरी पर अगर जाते हैं तो पोटेंशियल बनता है +20 और इस चार्ज की इतनी ही दूरी पर अगर हम राइट साइड में चले जाते हैं तो यहां पोटेंशियल बन जाता है +60। देख रहे हैं ना आप कि इस चार्ज की वजह से यहां बना 100, उतनी ही दूरी पर इधर बना 100। ठीक है, क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। पर इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इससे इसका डिस्टेंस इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा है, तो इसकी वजह से बना -80। लेकिन इस पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज के कंपैरिजन में तो और भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहां बना -40। अब अगर यहां पर नेट पोटेंशियल देखेंगे तो नेट पोटेंशियल +20 और इस पॉइंट का नेट पोटेंशियल +60। अब अगर मैं इसको यहां पर ऐसा स्फीयर बनाऊंगा, ये अगर मैं एक ऐसा स्फीयर इसको मिलाता हुआ बना दूंगा तो वह समविभव पृष्ठ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समविभव पृष्ठ? सोचिए थोड़ा सा। समविभव पृष्ठ इस वजह से नहीं होगा क्योंकि उस समविभव पृष्ठ पर ये पॉइंट +20, ये पॉइंट +60, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं आया। इसलिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हुआ हम ऐसा गोला नहीं बना सकते। फिर क्या करना पड़ेगा समविभव पृष्ठ के लिए? तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो अगर यहां का नेट पोटेंशियल 20 है तो आप यहां से उतना दूर जाइए कि उस जगह का पोटेंशियल भी कितना हो जाए, 20 हो जाए। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर अगर इतनी दूर चलने से पोटेंशियल 20 मिलता है तो यहां से इधर की तरफ उतना दूर चलिए कि पोटेंशियल 20 मिले और फिर एक सरफेस इसको मिलाते हुए बनाना। अब आप मुझे बताइए कि इससे इस पॉइंट पर गए तो +60, इससे और 20 पोटेंशियल चाहिए हमको, तो 20 पोटेंशियल के लिए हमें और दूर जाना पड़ेगा या और नजदीक आना पड़ेगा इसके? ऑब्वियसली हमें और दूर जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। 60 को हमने कितना बनाना है 20, तो 20 बनाने के लिए नजदीक नहीं आ सकते, हमें और दूर जाना पड़ेगा, और दूर जाना है। तो हमने मान लिया यहां पर जब हम चले जाएंगे, इस जगह पर जब हम चले जाएंगे, दूर चले गए तो यहां पर हमको पोटेंशियल मिल गया +20। अब ध्यान से देखना, इस +Q से इधर आते हैं तो बड़ी जल्दी +20 मिल जाता है, लेकिन जब इधर जाते हैं तो इतना दूर जाने पर +20 मिलता है। लेकिन बिकॉज वी वांट टू मेक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, so we have to join such points which have the potential same। हमें ऐसे बिंदुओं को जोड़ना है, मिलाना है जिनके विभव आपस में कैसे हो, समान हो। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि यहां से मिलाते हुए हम इस पॉइंट को ले लें, साथ में मिला लें, या यहां से होते हुए हम इस पॉइंट को साथ में लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगर इसका +20 है और इसका +20 है तो यहां से मिलाते हुए इसको साथ में लाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए मैं मिलाता हूं। अब हम ये सब कुछ इरेज कर देते हैं। कौन से पॉइंट्स आपको मिलाने हैं अब आपको बात भी समझ में आ गई है, इसलिए हम सब कुछ हटा देते हैं, केवल वो पॉइंट रखते हैं जिसे हमने मिलाना है। अब बस ये चीज आ गई। अब आप देखिएगा बेटा, यहां से जब आप ऐसा मिलाओगे इसको इस तरह से, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी आपको। यहां पर आपको नहीं लगता कि डायपोल में इस चार्ज के इधर के डिस्टेंस नियरर है, पास पास हैं, लेकिन इधर के जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंसेस फार अवे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। अगर अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई जाए तो कैसी बनेगी? अब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा 20। आप और अच्छे से बना लीजिएगा इसका कर्वेचर बना के अच्छे से। अगर हम यहां से बनाना शुरू करें तो यहां की सरफेस अगर बनाना शुरू करेंगे तो वो इस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। इधर के डिस्टेंसेस पास पास रहेंगे, इधर के डिस्टेंसेस दूर दूर रहेंगे। ये और ऐसे बना सकते हैं आप, और ऐसे बना सकते हैं आप। इस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें डायपोल में मिलेंगी ऐसे।
तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मिली। इसी तरह से जब आप इसकी बनाने आओगे, इसी तरह से बेटा इसकी भी बनेगी। जैसे अगर यहां की बनाएंगे हम, तो यहां से इतने नजदीक रहेगा, लेकिन यहां से इतना दूर से होकर जाएगी सरफेस, इतनी दूर से। क्यों? क्योंकि यहां बड़ी जल्दी 20 मिल जाएगा, लेकिन इधर चलने पर बड़ी दूर जाकर के 20 मिलेगा। समझ रहे? अभी मैंने करके भी दिखाया है आपको। तो अगर इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बनाना चाहेंगे तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके की बनेगी। यहां से अगर आप बनाना चाहें तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके की मिलेगी आपको, ठीक है। यहां से बनाना चाहें इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी मिलेगी आपको। इस तरह से अगर एक और यहां पर बनाना चाहें आप तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से मिल जाएगी आपको, ठीक है। कहने का मतलब इधर से ये डिस्टेंस नजदीक नजदीक रहेंगे, पर इधर के डिस्टेंसेस जो होंगे वो दूर दूर होते चले जाएंगे। इधर के डिस्टेंसेस दूर दूर रहेंगे, इधर के डिस्टेंसेस पास पास रहेंगे। एक और बनाना चाहेंगे तो वो ऐसे इक्विपोटेंशियल्स बन जाएगा, ऐसे इधर का ये ऐसा बन जाएगा, और लास्ट में आते आते ये इन्फिनिटी पर ऐसा हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल्स इस तरीके के, इस तरीके के ये इक्विपोटेंशियल्स बनेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल के इधर के जो डिस्टेंस होंगे, अंदर वाले डिस्टेंसेस जो रहेंगे वो डिस्टेंसेस पास पास रहेंगे, लेकिन बाहर वाले जो डिस्टेंसेस होंगे वो दूर दूर रहेंगे। आप देखिए सेंटर इससे चार्ज से कितने दूर जाकर के ऐसा मिलेगा, ठीक। ये इलेक्ट्रिक डायपोल में हुआ करेगा, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम एक डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं यहाँ पर सेम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सेम चार्ज का एक सिस्टम ले लेते हैं। इसमें दोनों तरफ के चार्जेस कैसे होंगे? सेम होंगे, ओके। एक ये मैं मान लेता हूं, इधर हमने मान लिया प्लस क्यू और इधर भी हमने मान लिया प्लस क्यू, ठीक। अच्छा, अब अगर ये दोनों चार्जेस हमने ले लिए, सेम चार्ज ले लिया, सिस्टम ऑफ सेम चार्जेस, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी बनेंगी? आप देखिए ध्यान से, ये इसका मिड पॉइंट है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे यहां पर मिड पॉइंट जब हमने लिया तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा था? जीरो। क्या यहां पर भी हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा? लेट अस चेक इट। कैसे? इस पॉइंट पर ये चार्ज भी पोटेंशियल बनाएगा, ये चार्ज भी अपना विभव बनाएगा। दोनों चार्ज सेम है, दोनों तरफ का डिस्टेंस सेम है। दोनों चार्ज सेम, दोनों तरफ के डिस्टेंस अगर सेम है तो यहां पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो उतना ही होगा जितना ये चार्ज इस पर पोटेंशियल बनाएगा। अब और दोनों के द्वारा बनने वाला विभव कैसा होगा? पॉजिटिव। तो अगर इसने बनाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल, तो इसने भी बनाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल। और क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए दोनों को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहां का पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है यहां का पोटेंशियल जीरो नहीं होता। ये आपको याद रखना है। डायपोल में मिड पॉइंट का और पूरे यहां पर निरक्षरेखा पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल कैसा होगा? जीरो। यहां पर मिड पॉइंट का पोटेंशियल जीरो नहीं होता, ठीक है। इसमें लेकिन इसका जवाब ऐसे ही, जैसे मैंने इसको एनालाइज करके दिखाया था आपको, अगर इसका एनालिसिस आप करके देखेंगे ना तो जैसे यहां पर अंदर के डिस्टेंसेस नजदीक नजदीक थे, बाहर के डिस्टेंस दूर जाकर मिलते हैं। इसमें क्या होगा? अंदर के डिस्टेंस दूर होंगे, बाहर के डिस्टेंस नजदीक होंगे। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं,
अंदर एक यहां, एक यहां, एक यहां, अंदर के डिस्टेंस दूर होते चले जाएंगे और बाहर के डिस्टेंस नजदीक। जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी इसकी, ये देखो बाहर का डिस्टेंस पास में है, अंदर का डिस्टेंस ज्यादा है। ऐसा बाहर का डिस्टेंस पास है, अंदर का ज्यादा है। ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस, बाहर बड़ी जल्दी उतना ही पोटेंशियल मिलता है, लेकिन अंदर दूर जाकर उतना पोटेंशियल हमको मिलता है। सिमिलरली अगर इसका बनाना आप चाहेंगे तो यहां के लिए अगर आप बनाएंगे तो इधर ज्यादा डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, उधर कम डिस्टेंस। ऐसे ही इसका बनाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, इसका बनाएंगे तो और इधर दूर हो जाएंगे। इस तरह से आप देखिए तो इसमें डायपोल का जैसा बनता था उससे इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर के डिस्टेंसेस पास पास थे, बाहर के दूर थे, इसके बाहर के पास रहेंगे, अंदर के डिस्टेंस दूर रहेंगे। अगला जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, देखिए वो ऐसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस तरह का बनेगा अगला। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस काट नहीं सकते एक दूसरे को, तो ये अंदर नहीं जाएगी। अगला कहां बनेगा, अगला और आप देखेंगे कि ऐसा बनेगा, ऐसा। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तो देखिए नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस धीरे धीरे जब आप दूर जाते जाएंगे तो धीरे धीरे करके वो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका लास्ट में बस ऐसा बन जाएगा, लगभग एस्फेरिकल ही बन जाएगा, लगभग गोलाकार ही बन जाएगा। तो ये इसके हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इस तरह से हमने क्या देखा, विभिन्न आवेश वितरणों के कारण किस प्रकार के समविभव पृष्ठ बनते हैं वो आपने यहां पर देखे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसमें एक आध चीजें और भी हैं जो बड़ी अच्छी चीजें हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए, इसको गौर से देखिए। इसमें ये भी प्लस है, ये भी प्लस, दोनों चार्ज प्लस चार्ज हैं और ये अंदर की ओर सिमट रहे थे। तो जब आप इसे दूर से देखेंगे जाकर के तो आपको कैसा लगेगा, दूर से जब आप देखेंगे तो ये क्योंकि अंदर की तरफ सिमटता जा रहा है, तो दूर से देखने पर क्योंकि ये चार्जेस अंदर की ओर सिमट रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अंदर की ओर सिमट रही है। तो जब आप दूर से इसको देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस का एक बंडल है, पॉजिटिव चार्जेस का एक ग्रुप है, समझ रहे हैं। और पॉजिटिव चार्जेस का ग्रुप क्यों, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि ये हमें ऐसा अंदर की ओर सिमटता नजर आ रहा है, तो दूर से देखने पर ये पॉजिटिव चार्जेस का एक ग्रुप दिखाई देगा। पॉजिटिव चार्जेस का एक ग्रुप दिखेगा अर्थात पॉजिटिव चार्ज का एक ग्रुप का मतलब एक पॉइंट चार्ज दिखेगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस गोलाकार होती है, तो आखिरी में जाके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हो जाती है, गोलाकार। ठीक है, हमारा जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल सही है, बात समझ में आई। फिर से एक बार, इस वितरण में, इस डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अंदर की ओर सिमट रही हैं, तो दूर से देखने पर ये आपको पॉजिटिव चार्जेस का एक बंडल टाइप का दिखेगा, एक ग्रुप दिखेगा। और पॉजिटिव चार्जेस का एक बंडल का मतलब है पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, गोलाकार। हमने पहले ही देखा है, तो गोलाकार आ गई, क्लियर, ओके। यहां देखिए, यहां पर ये चार्जेस ना इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा दूर की तरफ भाग रही हैं, ऐसा ये इधर की तरफ ज्यादा खींच रही है, ये इधर की तरफ ज्यादा खींच रही है। तो जब इसे आप दूर से देखेंगे, इसे जब आप दूर से देखेंगे तो यहां पर एक प्लस और एक माइनस है। दूर से देखने पर ये आपको क्या दिखेगा, दूर से देखने पर इसका भी बंडल आपको दिखेगा, लेकिन क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। दूर से देखने पर ये प्लस और माइनस नजदीक दिखेंगे, नजदीक दिखने पर इनका नेट चार्ज कितना हुआ, 0। और अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनेगी।
इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं बनेगी। यही रीजन है कि जब आप दूर से देखेंगे जाके तो ये जो सरफेस आपको अनंत तक दिखेगी, ये वो वाली दिखेगी जिसका पोटेंशियल कैसा है, 0 के बराबर है। तो इसमें आप जब दूर से देखेंगे तो नेट चार्ज 0, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, सेम चार्ज है, नेट चार्ज 0, इसलिए इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो आपको दूर से दिखेगी वो ये वाली दिखेगी और इसका पोटेंशियल कैसा है, 0। लेकिन इसको जब आप दूर से देखोगे जाके तो आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये दिखेगी, गोलाकार दिखेगी। तो इस तरह से अलग अलग आवेश वितरणों के कारण जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनेगी वो ये हमने बनाई। ठीक, अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक काम करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे की बातों पर आता हूं। ओके, देखिए बेटा, क्योंकि अभी आप इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास एक मेटेलिक सरफेस है, धातु का पृष्ठ। ठीक है, आप देखिए मेरे पास ये एक मेटेलिक सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है, कंडक्टर मान लें, कुछ भी आप मान सकते हैं। सपोज दिस इज द मेटल सरफेस, धातु का पृष्ठ। अब अगर इस धातु के पृष्ठ को आप चार्ज देते हैं, इससे पहले भी कई बार इस टाइप की चीजें आई हैं तो आपको बताया भी गया है कि अगर आप मेटल सरफेस को चार्ज देते हैं कहीं से तो वो चार्ज आएगा और इस पर आकर के चार्ज एक समान रूप से अपने आप को क्या कर लेता है, चार्ज अपने आप को धातु के पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, वितरित कर लेता है और उसके बाद वो मूव नहीं करता। तो ये चार्ज की क्या खास बात होती है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, यानी कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक समान वितरण होता है और जो भी चार्ज है ये चार्ज स्टेबल होता है। स्टेबल चार्ज, जब आप चार्ज देंगे उस वक्त चार्ज को जितना चलना होगा, दौड़ना होगा, भागना होगा, प्रतिकर्षण की वजह से वो भागेगा, चलेगा, दौड़ेगा। इसके बाद, और क्योंकि मेटल सरफेस से ये चार्ज को चलना अलाउ करती है, तो अगर एक तरफ से आप इसको चार्ज देना शुरू करते हैं तो ये चार्जेस अपने आप को बड़ी जल्दी एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और ये चार्ज कैसे हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल चार्ज का मतलब स्थिर आवेश। उसके बाद कोई भी चार्ज ना तो ये इधर जाएगा, ना ये इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, फिर कहीं कोई चार्ज नहीं जाएगा। ठीक, इतना समझ आ गया? ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी हाल ही में आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा हुआ है। सपोज इफ दिस इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब है कि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है। ओके, अब थोड़ा गौर से देखिए, इसका मतलब है इस पर ना तो कोई हायर पोटेंशियल है और ना ही तो कोई लोअर पोटेंशियल है। Potentials of all the points are equal to each other. There is no any higher potential, no lower potential, कोई ऐसा नहीं है इस पे। अब अगर, हाँ, तो ये कौन सी सरफेस है, समविभव पृष्ठ। अब अगर बेटा मैं इस पर एक चार्ज दे देता हूं, यहां पर मैंने इसको एक चार्ज दे दिया, इसको अगर चार्ज दूंगा तो प्लीज मुझे बताएं कि ये किस तरफ चलेगा, क्या ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा? तो आंसर है कि ये चार्ज ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। क्यों? बिकॉज वी ऑल नो दैट पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो धनावेश होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, लेकिन इस सरफेस पर न किसी पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और न किसी पॉइंट का पोटेंशियल लो है। इसलिए जब आप इसको चार्ज देंगे
तो ये चार्ज ना तो इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। कहने का मतलब यूं कि इस सरफेस को दिया गया चार्ज अपनी जगह पर रुका रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये चार्ज भी कैसा चार्ज हो गया, ये चार्ज भी हो गया स्टेबल चार्ज। स्टेबल चार्ज मीन्स स्थिर आवेश। अब आप दोनों को कंपेयर करिए। ये क्या था, वो मेटल सरफेस थी, और ये क्या चीज है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है। दोनों में क्वालिटी देखिए, इसको दिया गया चार्ज भी स्थिर रहता है, किसी भी तरफ गति नहीं करता, और इस सरफेस को दिया गया चार्ज भी स्थिर रहता है, किसी भी तरफ गति नहीं करता। अगर इसको दिया गया चार्ज भी स्टेबल रहता है, इसको दिया गया चार्ज भी स्टेबल रहता है, इसका मतलब है चार्ज के लिए दोनों सरफेस की प्रॉपर्टी कैसी है, सेम। इट मींस क्या हम ये कह सकते हैं बेटा कि धातु की जो सरफेस होती है, मेटल सरफेस जो होती है, वो एक समविभव पृष्ठ की तरह काम करती है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आप खुद सोचिए। धातु के पृष्ठ में भी चार्ज के लिए वही प्रॉपर्टी मिल रही है मुझे, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी तो चार्ज के लिए वही प्रॉपर्टी मिल रही है। सो इट इज क्लियर दैट वी कैन से दैट every metal surface is a equipotential surface, is an equipotential surface। हर धातु का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है, चाहे वो ऐसी सरफेस हो या वो एक कंडक्टर हो, तार हो उस पे, लेकिन हर धात्विक पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई। तो मैं यहां पर इस बात को नोट कर सकता हूं, नोट every metal surface is an equipotential surface। every metal surface, प्रत्येक धात्विक पृष्ठ या कंडक्टर भी आप लिख सकते हैं, every metal surface या every metal conductor is an equipotential surface। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक धातु पृष्ठ या प्रत्येक धातु चालक, प्रत्येक धातु पृष्ठ या प्रत्येक धातु चालक एक समविभव पृष्ठ होता है, एक समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, ये चीज। अब इस चीज को जब आप समझ गए, इसके बाद समविभव पृष्ठ से रिलेटेड एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन? जैसे अभी आपने पढ़ा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव समविभव पृष्ठ पर लंब होती है, पढ़ा आपने। लेकिन ये सिर्फ आपने फिगर देखकर और लॉजिक के बेसिस पर आपने इसका जवाब दे दिया। क्या आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है? क्या आपके पास इसको प्रूव करने का कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है? फिगर बना के तो हमने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया, और वो बना के कभी भी किसी को भी आप समझा सकते हैं, सही है बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज का हमारे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो, उसको हम करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसको प्रूव करने के लिए। चलिए अब हम उसको प्रूव कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करिए कि वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ पर लंब होता है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात कैपिटल ई सदैव समविभव पृष्ठ पर लंब होती है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये हमने एक समविभव पृष्ठ मान लिया। सपोज दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं शॉर्टकट में से लिख देता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अच्छा
हमें यह प्रूव करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव समविभव पृष्ठ पर लंब होती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव समविभव पृष्ठ पर इस तरीके से रहती है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हम मान लेते हैं लंबवत हमको प्रूव करना है, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल है, ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ पर लंबवत नहीं है, बल्कि वो समविभव पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता है। ये मान करके चलते हैं। माना वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के साथ समविभव पृष्ठ के साथ थीटा कोण, माना वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक, प्रूव हमें ये करना है, लेकिन मान के हम वो चलते हैं कि थीटा कोण बनाता है। अब जैसा भी होगा देखा जाएगा, बाद में वो खुद आ जाएगा अपना उसका आंसर। तो ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मैंने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एंगल थीटा विथ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, वैद्युत क्षेत्र के साथ वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता है। तब E को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ओके, अच्छा, कौन कौन से दो घटक हैं? एक पृष्ठ के अनुदिश घटक, पृष्ठ के अनुदिश घटक। देखें बेटा, इसका एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ बन जाएगा, एक घटक इसका ऐसा लंबवत बन जाएगा पृष्ठ के। ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, ई का थीटा कोण बनाती हुई दिशा में जो कंपोनेंट बनता है दैट इज ई कॉस थीटा, और ई का थीटा की दूसरी दिशा में जो कंपोनेंट बनता है दैट इज ई साइन थीटा। तो पृष्ठ के अनुदिश घटक कौन सा बना? वो ई कॉस थीटा बना, और पृष्ठ पर लंबवत घटक पृष्ठ के लंबवत घटक हमारा मिला हमको ई साइन थीटा। ठीक, इतनी सी चीज सब बच्चों को समझ आ गई। ओके, वेरी गुड। अब क्या करना है? अब हम एक काम करेंगे, अगर हम इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दें प्लस क्यू नॉट, ठीक है, देखें यदि अब इसका कुछ नाम रख देते हैं, पॉइंट पी नाम रख दो। यदि अब बिंदु P पर, यदि अब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रख दिया जाए तो इस पर दो बल कार्य करने चाहिए। कौन से दो बल कार्य करने चाहिए? ध्यान से देखें बेटा, मैं एक छोटी सी चीज आपको याद दिलाता हूं कि यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आप सभी बच्चों को ये चीज याद होगी कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस आवेश पर अपनी दिशा में एक बल लगाता है, और वो बल कितना लगाता है? Q इंटू ई के बराबर बल लगता है। याद आ गया ना सभी बच्चों को? अच्छा, तो दो बल कार्य करने चाहिए। इस आवेश पर एक बल इधर की तरफ लगना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र धन आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है। इसके दो घटक बना दिए तो इसका काम खत्म। ये ऐसा ई था, इसके दो घटक बना दिए,
तो एक घटक ये cos थीटा, एक e sin थीटा। e का तो काम खत्म हो गया ना, तो इसका काम खत्म। अब इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड e cos थीटा और दूसरा है e sin थीटा। ठीक, अब e cos थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा, e sin थीटा अपनी दिशा में बल लगाएगा, इसलिए दो बल लगेंगे। एक पृष्ठ के अनुदिश बल, पृष्ठ के अनुदिश बल कितना लगेगा, Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पृष्ठ के अनुदिश जो बल लगेगा वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E cos थीटा। सेकंड, पृष्ठ के लंबवत बल, तो पृष्ठ के लंबवत बल कौन सा होगा, Q नॉट इंटू E sin थीटा। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब इस चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ ऐसा ले जाना चाहता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ ऐसा ले जाना चाहता है, दोनों अपनी अपनी तरफ इसको खींच रहे हैं। अब ये चार्ज किधर जा सकता है, किधर नहीं जा सकता, इसका थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। क्या ये E sin थीटा की तरफ जा सकता है? सोचिए। तो आप ऐसे देखिए, अगर ये एक सरफेस है, यहां पर हमने ये एक चार्ज रख दिया ऐसा, पहले आप सोचो कि क्या ये E sin थीटा की दिशा में जा सकता है, तो आंसर है कि ये E sin थीटा की दिशा में बल लग तो रहा है Q नॉट इंटू E sin थीटा के बराबर, लेकिन ये इधर जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन है, एयर, और एयर चार्ज को अपने अंदर से चलना अलाउ नहीं करती। तो फोर्स, ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है, लेकिन एयर की वजह से वो चार्ज चल के नहीं जाता। ये बात हमको समझ में आती है? बात समझ आ गई सारे बच्चों को? ओके, ठीक। क्या फिर से एक बार कि Q नॉट E sin थीटा इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, तो क्या चार्ज इधर की तरफ चला जाएगा? आंसर है जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए, लेकिन देयर इज एयर एंड एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द चार्ज कैन नॉट मूव अलोंग E sin थीटा। E sin थीटा के अलोंग चार्ज मूव नहीं कर सकता। क्लियर? ओके। अब E cos थीटा की तरफ जाएगा क्या? तो E cos थीटा की तरफ देखिए बेटा ध्यान से, यहां से यहां तक सरफेस ही है, मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस मान लिया हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर मेटल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, तो अगर हर मेटल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब है कि मेटल सरफेस हो सकती है। तो अगर ये मेटल सरफेस है, तो क्या मेटल सरफेस चार्ज को अपने अंदर से चलना अलाउ करती है या अलाउ नहीं करती है? तो आंसर है अलाउ करती है। ठीक, एयर चार्ज को चलना अलाउ नहीं करता, लेकिन मेटल सरफेस अपने अंदर से चलना चार्ज को अलाउ करती है। अगर ये चार्ज को चलना अलाउ करती है अपने अंदर से और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो चार्ज को चलते चलते यहां पर आ जाना चाहिए। पर मेटल सरफेस में भी हम देखते हैं कि चार्ज रुका रहता है, चलता नहीं है। देखिए इधर वाले केस में हमको बात समझ में आ गई। क्या? फोर्स लग रहा है, पर एयर की वजह से चार्ज चल के नहीं जा रहा है, एयर उसको रोक देती है, चलने नहीं देती है अपने अंदर से। लेकिन ये वाली बात हमको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक कौन है? मेटल है। तो क्या मेटल चार्ज को चलना अलाउ करता है या अलाउ नहीं करता? तो आंसर है मेटल अलाउज द चार्ज टू मूव। मेटल जो होती है वो चार्ज को चलना अलाउ करती है और इसके बाद भी चार्ज नहीं जा रहा है। एयर चलना अलाउ नहीं करती थी तो चार्ज नहीं जाता था, हमको बात समझ में आई। पर मेटल तो अलाउ करती है, फिर भी अगर चार्ज नहीं जा रहा है, ये बात हमको नहीं समझ में आती। जाहिर सी बात है कि इस पर इधर की तरफ लगने वाला बल ही कैसा है? जीरो है। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, इधर की तरफ बल लग रहा है, एयर अलाउ नहीं करती, इधर मेटल अलाउ करती है और बल लग रहा है, तो फिर क्यों नहीं जाता? तो हमको एक ही बात लगता है कि तो फिर बल जीरो हो गया होगा इसका। समझ आ रही है आपको? ये चीज मैं आपको स्ट्रेस करना चाहता हूं और इस चीज तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। देखिए
यहां पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है पर एयर जाने नहीं देती, इस तरफ मेटल जाने देती है पर चार्ज जाता नहीं। इसका मतलब है कि इस तरफ लगने वाला फोर्स कैसा होगा, जीरो होगा। तो E cos थीटा के अनुदिश लगने वाला बल कितना है, Q नॉट E cos थीटा। अब अगर ये अलाउ करती है फिर भी नहीं जाता, इसका मतलब साफ है कि फिर फोर्स जीरो होगा। ठीक है, ये चीज अब हमको समझ में आई कि अगर ये अलाउ करता है फिर भी नहीं जाता तो जाहिर सी बात है कि फोर्स कैसा होगा, जीरो। अब क्योंकि आवेश Q नॉट या आवेश E cos थीटा के अनुदिश, E cos थीटा के अनुदिश, E cos थीटा के अनुदिश गति नहीं करता। इसलिए हमको तो बस एक ही बात समझ में आती है कि E cos थीटा के अनुदिश लगने वाला बल शून्य होगा। इसलिए E cos थीटा के अनुदिश आवेश पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर। बात समझ में आ रही है। और ये बड़ा इजी है बेटा, इसको समझना बहुत आसान है। इधर की तरफ एयर की वजह से नहीं जा पाया तो हमने सोचा बल तो लग रहा है पर एयर नहीं जाने दे रही, ठीक है। इधर की तरफ तो कोई रोक नहीं रहा है, फिर भी अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब तो फिर बल जीरो है, तो बल जीरो हमने कर दिया। अब E cos थीटा के अनुदिश आवेश पर लगने वाला बल कितना है, E cos थीटा के अनुदिश आवेश पर लगने वाला जो बल है वो है Q नॉट इंटू E cos थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम Q नॉट इंटू E दोनों उधर भेज देंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। और cos थीटा जीरो, इसका मतलब cos 90 लिख सकते हैं हम इसकी जगह पर, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या माना था आपने कि माना विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र समविभव के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ पर लंब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम प्रूव कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव समविभव पृष्ठ पर लंब होती है। ठीक है, आप प्लीज इससे नोट कर लें। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज हम पढ़ेंगे, उसको कर लेते हैं एंड देन वी विल क्लोज इट। ओके, प्लीज जल्दी से नोट कर लें इसे। हाँ बेटा, इसके बाद जैसे कि मैंने बोला एक छोटी सी चीज है, उसको भी आज हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे आज रोकेंगे और आगे की चीज फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो छोटी सी चीज बताने के लिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल का सहारा लेता हूं। पहले उसका एग्जाम्पल देखिए और उसके बाद मैं आपको वहां से पोटेंशियल पर लेकर आऊंगा, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज ध्यान से देखिए आप। जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अगर बाई चांस मेरे पास एक ये स्प्रिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ऐसे ये इतनी लंबी एक स्प्रिंग है। ओके, और इसके जो ये सर्कल्स हैं ये सब अभी रिलैक्स्ड हैं। अगर इसके सारे छल्ले रिलैक्स्ड हैं, हमने क्या किया बेटा, ये स्टेज 1, हमने इस स्प्रिंग को ना इधर से पकड़कर ऐसा दबाना शुरू किया और हम दबाते दबाते यहां तक इसको ले आए। स्प्रिंग को पकड़ करके हमने इसको यहां तक ऐसा प्रेस कर दिया। अब जब यहां तक प्रेस कर देंगे तो इसके छल्ले थोड़े से ऐसा पास आ जाएंगे और यहां तक हमने इसको दबा के यहां तक कर दिया।
अब आप थोड़ा सा सोचिए, जब आप इसे दबा रहे थे उस वक्त आपको ऐसा प्रेस करने में कुछ वर्क करना पड़ा। हमने मान लिया कि जब हम इसको ऐसा प्रेस किया यहां से यहां तक, तो हमने इस पर कुछ वर्क किया और वो वर्क हमने मान लिया कि हमें करना पड़ा 50 जूल। ठीक है, 50 जूल वर्क करके हमने इसको यहां तक ऐसा दबा दिया। क्लियर? अच्छा, हमने एक काम और किया और प्रेस किया इसको, और प्रेस करते करते यहां तक दबा दिया हमने इसे। अब जब यहां तक दबा देंगे तो अब आप देखेंगे इसके छल्ले और पास पास होके यहां तक दब गए। लेकिन यहां से पूरा यहां तक दबाने में, यहां से लेकर पूरा यहां तक दबाने में हमने मान लिया कि हमने कितना वर्क करना पड़ा, 100 जूल वर्क करना पड़ा। ओके, स्प्रिंग को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और वर्क करके 50 जूल लाए, यहां तक स्प्रिंग प्रेस हो गई, छल्ले थोड़े से पास पास आ गए। हमने और इसको ताकत लगाई, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, इसका मतलब हमने वर्क किया और वर्क करके इसको यहां तक ला के रख दिया। कितना वर्क कर दिया? 100 जूल। और इसको यहां और इसको यहां पर चिटकनी लगा करके हमने रोक दिया, स्टॉप कर दिया इसको। ओके, तो हमने क्या किया बताइए? हमने फोर्स लगाया, हमने डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमने बल लगाया, विस्थापन किया, तो हमने वर्क किया। वर्क किया मतलब हमने अपनी एनर्जी खर्च की और अपनी एनर्जी खर्च करके इसको यहां तक और इसको यहां तक प्रेस कर दिया। तो हमारी वो एनर्जी कहां चली गई? आप सभी जानते हैं एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे खर्च किया बर्बाद किया जा सकता है, बल्कि उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। तो हमने वर्क किया, हमने अपनी एनर्जी खर्च की, वो हमारी एनर्जी स्प्रिंग के पास स्टोर हो गई। तो यहां पर हमने कितना वर्क किया? 50 जूल। यहां पर हमने कितना वर्क किया? 100 जूल। तो यहां पर स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी आ गई? यहां पर स्प्रिंग के पास 50 जूल एनर्जी स्टोर हो गई। यहां पर जो स्प्रिंग है इसके छल्ले और नजदीक नजदीक है, देखिए यहां पर इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? तो आंसर है यहां पर इसके पास 100 जूल एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, अच्छा, अब क्या ये एनर्जी हम वापस ले सकते हैं? आंसर इज यस, बेशक आप ये एनर्जी वापस ले सकते हो। इस तरीके से कहीं पर भी कभी भी स्टोर की गई एनर्जी आप कभी भी कहीं पर भी ले सकते हो। कैसे? अब आप देखिए, अगर इसके आगे मैं एक पत्थर ऐसे रख देता हूं, ये एक पत्थर मैंने इसके आगे रखा और सेम स्टोन, सेम पत्थर मैंने इसके सामने रख दिया। इसको जब हम ओपन करेंगे, छोड़ेंगे, चिटकनी इसकी हटाएंगे, तो इस स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी है? इस स्प्रिंग के पास 50 जूल एनर्जी है और इसके पास कितनी? 100 जूल। अगर मैं इसकी चिटकनी हटा दूं और इसकी चिटकनी हटा दूं, दोनों की चिटकनियां हटा दूं, तो क्या होगा आप सोचिए? एक्चुअली होगा ये कि ये स्प्रिंग इस पत्थर को 50 जूल एनर्जी से ऐसे धक्का देगी और ये स्प्रिंग इसको 100 जूल एनर्जी से ऐसा पुश करेगी। कौन सा पत्थर दूर गिरेगा जाकर के? जाहिर सी बात है, इसको कितनी एनर्जी मिलेगी? 50 जूल। इसको कितनी एनर्जी मिलेगी? 100 जूल। तो अगर ये 5 मीटर दूर गिरेगा तो ये 10 मीटर दूर गिरेगा जाकर के। तो किस स्प्रिंग के पास ज्यादा एनर्जी है? इसके पास ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, साइंस की भाषा में, पोटेंशियल की भाषा में अगर बात करें तो हम कहते हैं इसके पास कितनी एनर्जी है? 50 जूल, इसके पास 100 जूल। तो हम कहते हैं कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। थोड़ा सा याद करें, पोटेंशियल की स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर 1 कूलॉम का आवेश लीजिए, 1 कूलॉम का आवेश ले जाकर उस जगह आप रख दीजिए। 1 कूलॉम का आवेश ले जाकर जैसे ही आप रखेंगे तो उसके पास जितनी एनर्जी आ जाएगी, हम बोलेंगे कि ये इसके इस पॉइंट का क्या था? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पॉइंट का होता है, आपको पहले भी डिस्कस करके बताया जा चुका है। ठीक है, तो 1 कूलॉम का आवेश लीजिए और उस जगह पर रखने, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप रखोगे, चार्ज जितनी एनर्जी गेन करता है,
जितनी एनर्जी चार्ज को मिलती है वही उस बिंदु का विभव कहलाती है। अब हमने जितनी एनर्जी चार्ज के पास आ जाती है वो एनर्जी विभव कहलाती है। ऐसे इसको दबाया 50 जूल स्प्रिंग के पास आ गई, इसको दबाया 100 जूल स्प्रिंग के पास आ गई। तो हम एक दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल है 50 और इसका पोटेंशियल है 100। हम ये कह सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अच्छा। जितनी एनर्जी गेन करते हैं वो उनका पोटेंशियल बन जाती है। अब अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो दोनों में मुझे बताएं किसके पास एनर्जी ज्यादा है, किसके पास एनर्जी कम है। इसके एनर्जी बताइए, इसके और इसकी एनर्जी में किसकी ज्यादा एनर्जी है? इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम। ये कम दे रही है, 50 जूल दे रही है, 100 जूल दे रही है, तो इसके पास एनर्जी कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी जो है ये लोअर एनर्जी है। हम इन दो को कंपेयर कर रहे हैं। ये तो नॉर्मली स्प्रिंग का नॉर्मल स्टेट था उसका, ये अपनी नॉर्मल अवस्था में है, नॉर्मल कंडीशन। ओके, इसकी एनर्जी लोअर एनर्जी है, इसके पास जो एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है? हायर एनर्जी। एक पॉइंट मैंने पहले तो क्लियर किया। दूसरे पॉइंट की बात करिए, पोटेंशियल की बात करिए, किसका पोटेंशियल ज्यादा? तो जिसके पास पत्थर को रखने से उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है उसका पोटेंशियल ज्यादा, और जहां पर पत्थर को रखने से कम एनर्जी मिलती है वहां का पोटेंशियल कम। चार्ज वाला केस याद करें, इस पॉइंट पर रखने से 10 जूल मिलती है एनर्जी, इस पॉइंट पर रखने से 5 जूल मिलती है, तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का ज्यादा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। यहां पर पत्थर को रखते हैं तो 50 जूल मिलती है, यहां पर पत्थर को रखते हैं, चिटकनी ओपन करते हैं, 100 जूल मिलती है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम। तो ये हायर पोटेंशियल है और ये कैसा पोटेंशियल है? ये लोअर पोटेंशियल है। समझ आ गया? अच्छा, लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। एक छोटी सी चीज और देखिए, जब आप ये सब कर रहे हैं ना उस वक्त एक बात का दोनों स्प्रिंगों में और फर्क है। किस बात का फर्क है? ध्यान से देखिए, इस स्प्रिंग को गौर से देखिए और इस स्प्रिंग को गौर से देखिए। दोनों में एक बात का डिफरेंस आपको और मिलेगा और वो डिफरेंस आपको बताना है। प्लीज देखिए, जल्दी से बताइए मुझे क्या मिला आपको डिफरेंस? आपको डिफरेंस मिला, वेरी गुड। आपको डिफरेंस मिला कि इस स्प्रिंग में छल्ले बहुत पास पास आ गए हैं और इस स्प्रिंग के छल्ले इसकी अपेक्षा पास पास हैं लेकिन इतने भी नजदीक नहीं हैं। क्या आप ये बोल सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, इसके छल्लों के बीच और इसके छल्लों के बीच किसके छल्लों के बीच में ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है? आपको ज्यादा टेंशन है? किसके छल्लों के बीच में ज्यादा टेंशन है? इसके छल्लों के बीच ज्यादा टेंशन है। ये एक दूसरे को जब ऐसा, ये इनको इतनी दूर दूर रहना था, हमने इनको पुश किया और दबा करके इनको हमने इतना पास पास कर दिया, ठीक है? तो अब इन छल्लों में तनाव आ गया कुछ। क्यों? क्योंकि ये छल्ले फिर से एक दूसरे से उतनी ही दूर होना चाहते हैं, तो इनके बीच में आपस में एक टेंशन है। जैसे आप दो लोग कट्टर दुश्मन हैं, एज एग्जाम्पल, कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है? अगर ये 4 लोग हैं और ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फिर भी इतना दूर दूर रहते हैं ये एक दूसरे से, लेकिन फिर भी अगर हम इनको धक्का दे दे के जबरदस्ती एक दूसरे के इतना नजदीक कर देंगे, फिर क्या होगा? क्या ये इतने नजदीक रहना चाहते हैं? आंसर इज नो। ये रहना तो नहीं चाहते, रहना तो ये इतनी दूर दूर चाहते हैं। फिर ये क्या करेंगे? इनमें सबके दिमाग में, सबके पास आपस का एक टेंशन होगा कि यार ये मेरे इतने पास आ गया, दूर हो जाना चाहिए। आएगा टेंशन एक सबके पास में। तो इसके छल्लों में टेंशन ज्यादा है और इसके छल्लों का टेंशन कम, तनाव, खिंचाव। तो यहां पर टेंशन कैसा है इसका? इसका टेंशन कम है, लो टेंशन। और इसका टेंशन कैसा है? हाई टेंशन।
हाई टेंशन। ये बात तो बेटा समझ आ गई होगी आपको कि इसके छल्ले बहुत दूर दूर हैं, इसके छल्ले बहुत पास पास हैं, तो दोनों स्प्रिंगों में किसके छल्लों के बीच में ज्यादा तनाव होगा। अगर चार लोग कट्टर दुश्मन थे, इतनी दूर रहना चाहते हैं, पर हमने इनको ऐसा कर दिया, इतनी दूर कर दिया, या हमने और दबा करके इनको इतनी दूर दूर समेट के कर दिया, अब इनके बीच में ज्यादा तनाव होगा या अब इनके बीच ज्यादा तनाव होगा? तो आंसर है अब इनके बीच में ज्यादा तनाव होगा। ये सब एक दूसरे से लड़ मरेंगे और सब एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसलिए यहां तनाव ज्यादा होगा, हाई टेंशन, ये लो टेंशन। ये हमने बात किसकी की? स्प्रिंग के केस में। और अब आप एक चीज देख रहे हैं कि जब टेंशन लो है तो पोटेंशियल भी लो है, जब टेंशन हाई है तो पोटेंशियल भी कैसा है? हाई है। यही रीजन है कि पोटेंशियल का क्यों? क्योंकि पोटेंशियल टेंशन से बदल रहा है। देखो इन दोनों स्प्रिंगों में हम टेंशन क्यों बोल रहे हैं, टेंशन को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। इन दोनों स्प्रिंगों में, दोनों स्प्रिंगों को जब आपको दिखाया जाएगा, इसको भी हमने आपको दिखाया, इसको भी हमने आपको दिखाया, देखने में दोनों में क्या महसूस कर सकते हैं? तो आंसर है दोनों में टेंशन हमको दिखेगा। इसके पास एनर्जी 50 है, इसके पास एनर्जी 100 है, क्या एनर्जी आपको दिखेगी? स्प्रिंगों को देखकर एनर्जी दिख जाएगी आपको? नहीं दिखेगी। तो क्या पोटेंशियल दिखेगा आपको? दिखेगा तो नहीं। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमको दिखेंगी नहीं, हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको, लेकिन टेंशन एक ऐसी चीज है जो स्प्रिंग को देखकर हमको दिखेगा तनाव, कि किस स्प्रिंग के छल्लों के बीच में तनाव ज्यादा है। सो दिस इज द थिंग विच वी कैन सी विद अवर आइज, हम अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं। इसलिए हम क्योंकि ये चीज देख सकते हैं, साक्षात डायरेक्टली इसको महसूस कर सकते हैं, इसलिए हमने देखा कि जब टेंशन लो है तो पोटेंशियल भी लो है, और जब टेंशन हाई है तो पोटेंशियल भी हाई है। इसका मतलब टेंशन पोटेंशियल के साथ साथ चलता है। साथ साथ चलना मतलब पोटेंशियल हाई टेंशन हाई, पोटेंशियल लो टेंशन लो, इसलिए पोटेंशियल का एक दूसरा नाम हमने रख दिया टेंशन। दिस इज द रीजन कि पोटेंशियल का एक दूसरा नाम क्या रख दिया गया? टेंशन। So we can write here that tension is one other name of potential। ये आप सभी बच्चों को याद रखना है, विभव का एक दूसरा नाम भी है टेंशन। और यही रीजन है कि आप देखते हैं, आप जब टेंशन बहुत हाई होता है तो हाई टेंशन लाइन बोलते हैं, लो टेंशन लाइन कहा जाता है। आप घर से बाहर निकलते हैं, 11,000 लाइन आपको मिलती है, 11,000 वोल्ट की लाइन आपको मिलती है, तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा टेंशन है इसका। और आगे चलिए, और बड़े बड़े खंभे आपको देखने को मिलते हैं, 30,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, वो और भी ज्यादा उनमें तनाव होता है, उनको हम हाई टेंशन लाइन इसीलिए बोलते हैं। और अब अगर ये चीज स्प्रिंग में देखा आपने, तो ये तो एग्जाम्पल था। अब इसी को आप समझिए चार्ज के केस में। चार्ज के केस में आप समझिए, ये दो डब्बे हमने ले लिए, दो कंडक्टर ले लिए हमने, आप ऐसा मान लीजिए, दिस इज कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2। अभी तो हमने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि पोटेंशियल का दूसरा नाम टेंशन भी होता है, याद रखें। इसलिए जब पोटेंशियल हाई होगा तो हाई टेंशन, लो पोटेंशियल होगा तो लो टेंशन। सपोज दिस इज कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2, दोनों को हम चार्ज देना चाहते हैं। कंडक्टर का साइज बिल्कुल सेम है, सेम साइज के कंडक्टर हैं, दोनों कंडक्टर का साइज कैसा है? सेम बिल्कुल, इसका और इसका। ओके, दोनों को हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं, दोनों को चार्ज देते हैं। इसको हमने चार्ज दिए 5 चार्जेस या 10 चार्ज हमने इसको दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इसको कितने चार्जेस दिए? 9 चार्जेस दे दिए। हमने इसको कितने चार्जेस दे दिए? हमने इसको चार्जेस दे दिए 10
1 लाख चार्जेस हमने इसको दे दिए, ठीक है। वन लाख चार्जेस इसको दे दिए, इसको केवल हमने 9 चार्जेस दिए। अब आप सोचिए खुद ब खुद कि इसको जब आप 1 लाख चार्जेस देंगे जबकि साइज सेम है तो इसके चार्जेस का होगा क्या। इसके चार्जेस तो एक दूसरे के इतने नजदीक नजदीक हैं, बहुत पास पास इसके चार्जेस एक दूसरे से रहेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझिए कि जब आप किसी कंडक्टर को, सपोज दिस इज द कंडक्टर, आप इसको चार्ज देना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन मान लो, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके भीतर चला गया, ओके, भले ही आसानी से चला गया, लेकिन अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप इसको देने आएंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब यहां देंगे तो अंदर इसके एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठा है, वो इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं जाने देगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन हम अपनी एनर्जी खर्च करेंगे और जबरदस्ती इसको इसमें डाल देंगे। अब इसके भीतर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। फिर एक तीसरा इलेक्ट्रॉन लेके आए, अब फिर इसमें हम डालना चाहते हैं, तो क्या ये आसानी से चला जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं वो फिर उसको पुश करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे, वो जाने नहीं देंगे उसको, लेकिन हम जबरदस्ती फिर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इसका मतलब है जैसे जैसे आप बाहर से ला के इलेक्ट्रॉन डालते रहेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल करके क्या किया करेंगे, प्रतिकर्षित, और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने नहीं देंगे, लेकिन हम जबरदस्ती अपनी एनर्जी खर्च करके इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पे डाल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पसंद नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन अब आप इलेक्ट्रॉन्स को इतना नजदीक नजदीक कर देंगे, जैसे स्प्रिंग के छल्ले रहना इतनी दूर दूर चाहते थे, आपने इतना दूर, इतना पास पास कर दिया, इतना पास पास कर दिया। ऐसे ही चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहना चाहते, लेकिन आपने एक में इतनी दूर दूर रखा चार्जेस को, एक में इतनी दूर दूर इलेक्ट्रॉन्स को कर दिया। ये हमने मान लिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर भी हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डाल दिए। अब आप खुद मुझे बता सकते हैं कि किस में, इन दोनों कंडक्टर्स में से किस कंडक्टर में चार्जेस के बीच टेंशन कम होगा और किसके बीच चार्जेस के बीच टेंशन ज्यादा होगा। छल्ले जहां पास पास है टेंशन ज्यादा, दूर दूर है टेंशन कम। इलेक्ट्रॉन को जब बहुत पास पास रहेंगे, देखो रहना नहीं चाहते पास पास, लेकिन जबरदस्ती पास रहना पड़ रहा है तो यहां टेंशन ज्यादा है, तो इस कंडक्टर में हाई टेंशन होगा। और इस कंडक्टर में कैसा होगा, लो टेंशन। ओके, अब हाई टेंशन, लो टेंशन। हाई टेंशन मींस हायर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल भी कैसा होगा, हायर पोटेंशियल। और इसका पोटेंशियल कैसा होगा, इसका पोटेंशियल होगा लोअर पोटेंशियल। इसके पास एनर्जी कैसी होगी, इसके पास एनर्जी होगी हायर एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, हायर एनर्जी। और इसके पास कैसी एनर्जी होगी, लोअर एनर्जी। ठीक, उससे कंपेयर करके इसको आप समझ सकते हैं। तो अब हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर 2 कंडक्टर हमने लिए सेम, एक कंडक्टर को कम चार्ज दिए, एक कंडक्टर को ज्यादा चार्ज दिए, जिसको आप ज्यादा चार्ज दोगे उसका टेंशन भी हाई होगा, पोटेंशियल भी हाई होगा, उसमें चार्जेस के बीच का टेंशन भी हाई होगा, उसका पोटेंशियल भी हाई होगा, और उसके पास एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इसके पास कम एनर्जी है। कैसे महसूस करते हैं, जब मैं इसको हाथ ऐसे देता हूं, मैं इसको हाथ लगाता हूं, एक ये कंडक्टर है, मैंने इसको हाथ दिया, जैसे हाथ लगाया तो अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें बैठे हैं उन सब इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर मेरी उंगली के इस इलेक्ट्रॉन को इतनी जोर से धक्का दिया बाहर की तरफ कि उंगली का इलेक्ट्रॉन बड़ी जोर से भागा और पूरी बॉडी से होकर जमीन पे चला गया, और हमको एक शॉक लगा, झटका लगा हमको। यही उंगली जब मैं इस कंडक्टर को देने जाता हूं, इस कंडक्टर को देता हूं, तो ये मुझे, क्योंकि इसके अंदर तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे,
ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर मेरी उंगली वाले इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे तो इनका धक्का बहुत ज्यादा होगा। जैसे यहां इनका धक्का बहुत ज्यादा था, इस पत्थर को कम पुश मिला था, इसको ज्यादा, इनका धक्का बहुत ज्यादा होगा। इतना ज्यादा धक्का होगा कि मैं इसको जब ऐसे हाथ रखूंगा, ये सब इलेक्ट्रॉन्स इसके मिल करके मेरी उंगली वाले एक इलेक्ट्रॉन को इतनी जोर से पुश करेंगे कि वो मेरी बॉडी से होते हुए जमीन पे जाएगा और इतनी जोर का झटका लगेगा कि बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं। एक और कंडक्टर लिया ऐसा ही, उस पर और ज्यादा चार्ज डाल दिए हमने, 30 लाख चार्जेस हमने डाल दिए, 30 लाख चार्जेस, 30 लाख चार्ज। इतना चार्ज हमने दे दिया उसको कि अब मैं जब उसको हाथ लगाने जाता हूं, अब मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको जो आदमी हाथ लगाता है वो आदमी को वो चार्ज इतनी जोर से पुश करते हैं मिल करके कि उसकी बॉडी से जब चार्ज फ्लो होता है तो वो आदमी की बॉडी पूरी जल जाती है, जल करके एकदम राख बन जाती है, इतना जोर का पुश मिलता है। तो हम बोलते हैं इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। और यही आप बाहर खंभों में देखते हैं, 11,000 लाइन होती है, 11,000 लाइन में 11,000 वोल्ट दौड़ रहा होता है, 11,000 वोल्ट दौड़ रहा होता है। इतना ज्यादा तनाव उसमें होता है कि उसको अगर टच करता है कोई तो बड़ी जोर का झटका लगता है और अभी मर भी सकता है। इसलिए इन सब चीजों से बहुत सावधान रहें। और भी बड़े बड़े खंभे आपको मिलते हैं जिन्हें आप हाई टेंशन लाइन बोलते हैं, उनमें 30,000, 40,000, 50,000 का वोल्ट रहता है। इतना हाई वोल्टेज कि अगर कोई भी आदमी इनके पास से भी निकल जाए तो उसको महसूस हो सकता है। आप भी महसूस करते होंगे कभी कभी। इसलिए इसका मकसद मेरा एक था मेन ये बताना कि पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या होता है, टेंशन। क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा चार्जेस के बीच उतना ही ज्यादा क्या होगा, तनाव। इसलिए हाई टेंशन लो टेंशन बना। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं इसके पास कम चार्ज है, इसके पास ज्यादा चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही पोटेंशियल हाई। इसका मतलब साफ है कि पोटेंशियल किसकी देन है, पोटेंशियल किससे बढ़ता है, चार्ज देने से। इसका मतलब है चार्ज इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं, कम चार्ज दोगे कम पोटेंशियल आएगा, ज्यादा चार्ज दोगे ज्यादा पोटेंशियल आएगा, लेकिन चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ता है। इसका मतलब चार्ज ही पोटेंशियल का सोर्स है। तो हम लिख सकते हैं चार्ज इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब है आवेश विभव का स्रोत होता है। आवेश विभव का स्रोत होता है, अर्थात जितना ज्यादा आप आवेश देंगे विभव उतना ही ज्यादा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आवेश विभव का स्रोत होता है। जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये जो लास्ट आर्टिकल था इसमें हमने क्या देखा, पोटेंशियल का दूसरा नाम बताइए, टेंशन। वेरी गुड। और पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा, हमने बोला कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करिए। आप क्या करेंगे, उसको चार्ज देना शुरू कर दीजिए। जितना चार्ज देते जाएंगे उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए आवेश विभव का स्रोत होता है। ये हमने पॉइंट लिख दिया है। तो आज हम फिजिक्स में यहीं तक रख लेते हैं। इसके आगे और भी बड़ी अच्छी चीजें हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।